Hello everyone, welcome to another video of our PYQ series and first of all thank you so much for all the love and इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं 1979 से लेके 2024 तक के ईच एंड एवरी PYQ विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो अभी तक हम ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी फिनिश कर चुके हैं और जियोमॉर्फोलॉजी में हमने 1979 से लेके 2000 तक के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो गो एंड वॉच देम, क्योंकि क्या होगा, लेट्स से अब ये पहला ही क्वेश्चन है, मैं इसमें बताऊंगा कि देखो यार ये रिपीट हुआ है वहाँ से, तो आप ना इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे और आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो तभी आपको PYQ का मैजिक फील होगा, ठीक है। और इस PYQ सीरीज़ का हमारा गोल क्या है, प्लस 40 मार्क्स इंक्रीज़ करना है हमारे प्रीलिम्स में। इसका प्लान क्या है, 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में 8 मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं और हर सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन सही करने हैं जो बाकी गलत करेंगे। बीइंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2001, ठीक है। इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। स्प्लैश इरोजन, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, ठीक है। इन्हीं के 4 कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। तो अगर आपको कल का वीडियो याद होगा तो जो चंबल वाले रेवाइन का हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें जो लास्ट के 2 ऑप्शन थे रिल इरोजन और गली इरोजन, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो रिल इरोजन होता है वो नैरो होता है, जो गली इरोजन होता है वो थोड़ा भारी होता है। तो रिल और गली को ही देख के आप सीधा बना सकते हो कि जो रिल इरोजन होगा, मतलब जो गली इरोजन होगा दैट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि गली इरोजन की वजह से चंबल रिवर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट PYQ रिपीट, सिर्फ इतने इन्फॉर्मेशन से भी आप एक क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके सॉरी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। एक रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये आंसर अनमार्क करना शुरू कर दिया ताकि आप लोग सोच सको, एंड इट वॉज रियली गुड रिक्वेस्ट, ठीक है। सो आई डू इनकॉर्पोरेट योर फीडबैक्स इन आवर लेक्चर्स, ठीक है। तो आपके कोई फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर दो। इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज़ नो, ये मेरा प्रिंसिपल है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। तो आओ अब जान लेते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन कैसे होता है। तो शीट इरोजन तो बेसिकली बहुत सिंपल है कि आपकी पर्टिकुलर शीट है, मतलब ये सीट है, लैंड मास है, और यहाँ से एक पूरी सीट ही गायब हो गई। तो जनरली वाटर से भी होता है बट मोस्टली ये एयर से होता है, ठीक है। उसके बाद आपका रिल इरोजन जो होता है वो थोड़ा सा नैरो इरोजन होता है। जो गली इरोजन होता है थोड़ा सा वाइड होता है। जो चंबल रिवर का फॉर्मेशन हुआ था वो गली इरोजन की वजह से हुआ था। ये विंड इरोजन, अच्छा ये कौन सी रॉक है आप कमेंट में बताओ। कल हमने डिस्कस किया था ना कि ये ऊपर का हार्ड पार्ट है, नीचे का सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है। पॉज करके आंसर लिखो। इसको बोलते हैं मशरूम रॉक, ठीक है। ये आपका मास इरोजन हुआ, ये टनल इरोजन हो गया, ठीक है। और दूसरा आता है स्प्लैश। स्प्लैश इरोजन क्या होता है, जब आपकी बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो मिट्टी को थोड़ा थोड़ा काटती रहती हैं तो स्प्लैश इरोजन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो स्प्लैश इरोजन अपना सबसे छोटा हो गया, फिर शीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2001, क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फोज्ड फ्रॉम। तो 3 तरह के अपने रॉक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, एक होता है अपना ये मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें पूछ रहा है कि जो क्वार्टजाइट है वो मेटामॉर्फ फ्रॉम किससे हुआ, मतलब लाइमस्टोन को क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे कि क्वार्टजाइट बन जाए। तो किस चीज़ से हम क्वार्टजाइट बना सकते हैं, देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल है, यू हैव टू रिमेंबर इट। तो सैंडस्टोन से अपना क्वार्टजाइट बनता है। तो नाउ अब मेटामॉर्फिज्म की बात हो गई, तो जो अपने फेमस एग्जाम्पल हैं अपने PYQs में, अपने NCERTs में, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हमने देख ही लिया कि अपना सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट फॉर्मेशन होता है, बट कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगर लाइमस्टोन और डोलोमाइट है, इससे मार्बल बनता है। अब इस पर आपको थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। किसी किसी में सिर्फ प्रेशर होता है, किसी किसी में सिर्फ टेम्परेचर होता है, बट उतने डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। जनरली क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सी चीज़ से कौन सा बन सकता है, ओके। फिर अपना जो सैंडस्टोन है उससे क्वार्टजाइट बनता है, ये अपना ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्ले और शेल से अपना सिस्ट बनता है, ठीक है। और क्ले और सेल को ही अगर आप एक डिफरेंट प्रोसेस से ले जाओ तो पहले स्लेट बनेगा, फिर स्लेट से फाइलाइट बनेगा। ये देखो फैक्चुअल है, आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 बार देखोगे तो दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट से अपना निश बनता है, इसमें जी साइलेंट होता है, मुझे आज पता चला इसका प्रोनाउंसिएशन। फिर कोल तो पता है आपको कार्बन से बना हुआ है, इससे आप ग्रेफाइट बना लो, डायमंड बना लो। कोल को आप देखते हो ना धरती में दबा रहता है, फिर हीरा बन जाता है जब बहुत टेम्परेचर और प्रेशर बनता है। तो इस तरह से अभी हम और आप अभी कोल हैं,
ठीक है। PYQ का प्रेशर लोगे, स्टैटिक का टेम्परेचर लोगे तो हीरा बन के निकलोगे। सो डू नॉट स्किप योर होमवर्क एंड PYQs, ठीक है। 2001 का नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में स्टेटमेंट्स पूछ रहा है। कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा ठीक है, होता होगा, मान लिया। कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं इनमें थोड़ा टूटना फूटना होता है, वेदरिंग होता है, तब जाके अपने सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। अच्छा, तो जो ये वेदरिंग होता है ना, इसके बहुत से एजेंट हो सकते हैं। वेदरिंग लेट से अपना एयर से हो सकता है, अपना ग्लेशियल एक्शन से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, और मैन एक्टिविटीज़ की वजह से वेदरिंग हो सकती है। तो इसमें इसने बोला कि फर्स्ट स्टेटमेंट में सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, ऑल्दो दिस स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू बट इट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटली रॉन्ग एज वेल। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस विल बी करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन्स फॉसिल। अच्छा देखो एग्जैक्ट रिपीट हो गया ना, अभी पिछली बार आया था कि फॉसिल्स कौन कौन से में पाया जाता है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो अपने इग्नियस रॉक होते हैं उनमें फॉसिल नहीं होता। जो पिछली बार क्वेश्चन आया था उसमें भी यही पूछा था कि कौन से रॉक्स में फॉसिल होती है। ये PYQ से अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने 3 तरीके के रॉक्स होते हैं, एक होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक, तीसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्नियस रॉक तो सीधा लावा से निकलता है, तो उसमें फॉसिल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर इग्नियस रॉक में ही आप टेम्परेचर और प्रेशर लगा के मेटामॉर्फिक रॉक बना रहे हो, तो इसमें भी अपने फ्लोरा फौना नहीं आएंगे। तो तीसरा बचता कौन है, सेडिमेंट्री रॉक, तो इसमें फॉसिल्स मिलेंगे, दोनों हाथों से मिलेंगे। उसके बाद कहता है सेडिमेंट्री रॉक्स आर टिपिकली अकर्स इन लेयर। हाँ ये भी बिल्कुल सही है, तो इसमें के हमारे सारे ऑप्शन सही हो गए, तो ऑप्शन डी हो गया आपका, ठीक है। ओके, उसके बाद 2001 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में ये जानना चाह रहा। अब इसमें भी देखो ये 1979 में जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था ना इस सीरीज़ का, जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन, वहाँ से रिपीट हुआ है। कितने साल बाद, 1979 से 2001, तकरीबन 20 से 21 साल बाद ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ। अगर आपने किया हो तो आप इसको मार्क करके आते, ठीक है। मैं अपने फ्यूचर और पास्ट सेल्फ से बात कर रहा हूँ। उसमें क्या कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन मर्कली स्केल, ठीक है। तो हमने क्या किया था, मर्कली स्केल जो है वो विजिबल डैमेज को मेजर करता है, मतलब जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी थी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है। 3 तरह का हमने देखा था, एक रिक्टर था, दूसरा मोमेंट मैग्नीट्यूड, तीसरा ये अपना मर्कली, ठीक है। तो ये भी सही, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज। तीसरा क्या था, अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड्स आर बेस्ड ऑन द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव, बिल्कुल सही। इन रिक्टर स्केल each whole number demonstrate a 100-fold increase in amount of energy released, ठीक है। हमने रिक्टर स्केल क्या डिस्कस किया था, रिक्टर स्केल जो है अपना लॉगरिथमिक स्केल है। तो अगर 1 से 2 जाता है मतलब इसका 10x एम्पलीट्यूड बढ़ा है, तो रिक्टर स्केल अपना एम्पलीट्यूड नापता है, ना कि एनर्जी। तो ये गलत हो गया, ये बाकी तीनों सही हो गए, तो अपना आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2001, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट मैग्मास आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है, अगर मोस्ट लगा दिया मतलब सम मैग्मा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ में लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा। ज्वालामुखी और मैग्मा बहुत तरीके के होते हैं, बहुत जगह निकलते हैं, तो ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। तो 1, 1, 1, ठीक है, अपना बी कट गया। सेकेंड आता है कि वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रिंसिपल गैसेज डिजॉल्व्ड इन द मैग्मा। ठीक है, मे बी नॉट। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसाल्टिक मैग्मा इज हॉटर देन द सिलिका मैग्मा। अच्छा, ये देखो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये आपको नहीं मिस करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत जोर जोर से लिखा हुआ है कि 2 तरीके के मैग्मा होते हैं, या लावा बना लो, मैग्मा जब बाहर आ गया तो लावा बन गया। एक होता है बेसिक मैग्मा, एक होता है एसिडिक मैग्मा, ठीक है। बेसिक मैग्मा जो होता है वो बह जाता है बहुत तेज़ी से, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया कि बेसिक हूँ, बह जाऊँगा। और बेसिक बह क्यों जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका बहुत कम होता है, ठीक है। सिलिका बहुत कम होता है, और बेसिक बहता इसलिए भी है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये मोल्टन स्टेज में ज़्यादा रहता है, तो सॉलिडिफाई बहुत कम होता है, इसलिए बहता रहता है।
तो जो अपने फ्लड प्लेन्स बनते हैं, जो अपने बड़े बड़े प्लेट्यूज बनते हैं, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में जो अपने पूरा सी फ्लोर बना हुआ है ना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर बेसाल्टिक मैग्मा। तो तीसरा ऑप्शन सही है कि बेसाल्टिक मैग्मा इज हॉटर देन सिलिका मैग्मा। ठीक है, तो 1 सही हो गया, 3 सही हो गया। तो इसमें से गलत क्या क्या हो गया, 1 और 3 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अच्छा, ऑप्शन पे तो हम सीधा पहुंच गए, तो मतलब इसका ऑप्शन 2 भी सही है। वैसे भी अगर आप सोच के देखो, कह रहा है कि वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रिंसिपल गैसेस डिसॉल्व्ड इन मैग्मा। ठीक है, दिस इज नॉट वेरी टफ, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट ट्रू। और यही क्वेश्चन 2024 में मोर और लेस रिपीट हुआ, जिसमें पूछा ना कि अगर मैग्मा और लावा निकलता है तो वहाँ कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो सकती है। इतनी गैसें हैं, इतने तरह के मैग्मा लावा हैं, सो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अपना 1 2 3 सही हो गया। देख, लेकिन अब फोर्थ ऑप्शन को भी हम एक्सप्लोर करेंगे, इसको ऐसे जाने नहीं दे सकते। कह रहा है द मैग्मा सॉलिडिफाई बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज नोन एज डाइक। अब देखो ये गलत है, ये हमें पता है, बट सही क्या है वो पता करते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइक है, अपना सिल है, फैकोलिथ है, लोपोलिथ है, लैकोलिथ है, ये सब क्या है, ये इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक है, जब हमारा मैग्मा जब मैग्मा हमारा लिथोस्फीयर से होते हुए अपना मतलब ऊपर आता है सरफेस पे, तो कुछ कुछ मैग्मा जो है बीच में फंस जाता है। ठीक है, उससे इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स के फॉर्मेशन होते हैं। अब आपको क्या करना है कि NCERT में जाके जितने भी इंट्रूसिव लैंड फॉर्म है, एक बार उनकी शक्ल देखनी है और एक बार उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में पढ़ा दे रहा हूँ कि क्या है। अगर मैग्मा इस तरह से फंस गया, ठीक है, चट्टानों के बीच में, अगर ये शेप बना दिया, वेवी शेप बोलते हैं इसको, ठीक है, वेवी शेप बना दिया, तो उसको हम बोलेंगे फैकोलिथ। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, इसको बोलेंगे फैकोलिथ। ठीक है, अगर ये अपना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जो कि इस स्टेटमेंट में दिया हुआ था, हॉरिजॉन्टल है, तो इसको सिल बोलेंगे। अगर वर्टिकल है तो इसको डाइक बोलेंगे। अगर ऐसे है मतलब कॉन्वेक्स है तो इसको लोपोलिथ बोलेंगे। कॉनकेव है तो लैकोलिथ बोलेंगे। एक होता है बैठोलिथ भी होता है, जो कि एक ऐसे डोम शेप में बनता है, बट वो इसमें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आपका होमवर्क है, जाके प्लीज़ करना। आलस मत करो, जितना बोल रहा हूँ कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2004 का, कंसिडर द फॉलोइंग जियोलॉजिकल फिनोमेना: डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट, मूवमेंट अलोंग द फॉल्ट, इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ वॉल्केनिक इरप्शन, फोल्डिंग ऑफ द रॉक्स। कह रहा कौन कौन सा अर्थक्वेक कॉज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें कि जो मूवमेंट अलोंग द फॉल्ट है, उस मतलब अर्थक्वेक तो इसको ही बोलते हैं, तो 2 अपना हो जाएगा, तो C नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द वॉल्केनिक इरप्शन। हमें पता है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो प्लेट थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं और फिर अपना अर्थक्वेक आ सकता है, तो 3 भी होगा। 3 किस में नहीं है, 3 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये कट गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट। अच्छा, दो चट्टानें हैं, है ना, ऐसे लाई कर रही हैं, या एक ही चट्टान है जो लाई कर रही है। अब इसमें क्रैक या फॉल्ट डेवलप होने लगा तो ऑब्वियसली थोड़ी हलचल मचेगी, तो इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। तो 1 मूवमेंट अलोंग द फॉल्ट 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब फोर्थ वाला ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो क्या है, इसमें कह रहे हैं कि फोल्डिंग ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स को फोल्ड होने के लिए ना कहीं से तो फोर्स आएगा। जैसे लेट से अगर यहाँ पे आपकी 2 प्लेटें हैं और यहाँ पे बीच में कोई पर्वत बना हुआ है, यहाँ पे 2 प्लेटें हैं, ठीक है, तो अगर ये रॉक फोल्ड हो रही है, जैसे अपने फोल्ड माउंटेन बने ना हिमालयन वाले, तो वो फोल्ड इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जो अपना ये अपना इंडियन जो प्लेट है ना, वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है, तभी वहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स के डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्थक्वेक। सो ऑल्दो 1 2 3 तक सब पहुँच सकते थे, फोर्थ में थोड़ा सा आपको बेसिक के ऊपर जाना पड़ेगा। और अब देखो इसमें एक थोड़ा सा शॉर्टकट ये भी है कि कॉज ऑफ अर्थक्वेक ना कहीं से भी हो सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है प्रीवियसली, आप उसमें जाके देखना कि कुछ कॉन्टेक्स्ट की भी बात मैंने करी है उस क्वेश्चन में, बट इसमें सीधा पूछ लिया है कि फोल्डिंग ऑफ रॉक से जी अर्थक्वेक होगा, हाँ क्यों नहीं होगा, लगा दिया, ठीक है। तो मतलब आप वैसे थोड़ा बेसिक भी लगा सकते हो, थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 2005 का जो क्वेश्चन आया था, ये वाला थोड़ा सा जो है वो अपना फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक इज इंक्लाइंड एट 23.5 ऑफ द जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ। तो थोड़ा सा अपने
मैग्नेटिक पोल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये है अपना नॉर्थ और साउथ, और ये है अपना लेट से मैग्नेटिक पोल। और मैग्नेटिक पोल पता है क्या, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता रहता है ये, और मतलब अभी आज कहीं है तो आज से 10-20 साल बाद कहीं और भी हो सकता है। दैट इज़ मतलब ये मैंने रिसर्च किया थोड़ा इंटरनेट पे तो मुझे दिखा। तो जनरली ये एंगल 10.5 डिग्री का होता है। जो अपना ये जो नॉर्थ और साउथ है ये जियोग्राफिकल हो गया, ये अपना मैग्नेटिक पोल हो गया, तो तकरीबन 10.5 डिग्री का एंगल होता है। दिस इज़ प्योरली फैक्चुअल, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन काट देते हैं, ए ऑप्शन कट गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन पेनिनसुला इन नॉर्दर्न कनाडा। अच्छा देखो, जब 2005 में क्वेश्चन आया था तब ये उस समय सही था, बट अब ये सही नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि जो अपना अर्थ का मैग्नेटिक, अब देखो इसमें क्या होता है कि लेट से अपना यहाँ पे कोई साउथ पोल बना हुआ है, यहाँ पे अपना नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बना हुआ है, तो ये सारे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस समय जो ये अर्थ का मैग्नेटिक पोल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है रशिया की तरफ। तो ये अभी इस समय गलत है क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन गलत है। तो 2 कट गया, 1 कट गया, 2 कट गया, तो 3 बच गया। तो अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर जो है अपने साउथ इंडिया में एक थुम्बा करके जगह उससे पास होती है। तो अगर आप ये देखो इसको, तो ये अपना ये जोग्राफिक इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटर तो अपने से पास नहीं होता, इक्वेटर तो अपने नीचे से पास होता है, बट जो मैग्नेटिक इक्वेटर है वो थोड़ा सा इससे ऊपर शिफ्ट होता है नॉर्थ में, तो अपने इंडिया को कट करते हुए जाता है, ठीक है। ये फैक्चुअल था, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। 2005 का दूसरा क्वेश्चन भी फैक्चुअल है। अब इसमें पूछ रहा है टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो ये पीसीएस टाइप क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा रटना पड़ता है, बट आई एम नॉट श्योर ये क्यों पूछ लिया था। बट उन्होंने पिछली बार ये कनाडा और यूएस का लैंड बॉर्डर भी पूछ लिया था, सो आई एम नॉट श्योर कि इस बार यही पूछ लें। तो ये 1475 ना हो कि 1483 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब इतनी ज़मीन है कि मतलब मैथ कम पड़ जाए, फिर भी हम छोटी छोटी है ना ज़मीनों के लिए लड़ते रहते हैं। एनीवे, द रेशियो ऑफ लैंड एरिया टू वाटर एरिया अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 1:4। तो ये गलत है, क्योंकि हमें हमेशा बताया गया कि 75% प्लैनेट पे तो पानी है। तो 75% क्या हो गया, 3/4 है ना, और 1/4 अपना लैंड है। तो टोटल कितना हो जाएगा, जो इसका डिवीज़न होगा, तो 4 हिस्से को 3 में वाटर है, 1 में अपना लैंड है, तो 3:1 होगा या 1:3 होगा, ना कि 1:4। तो ये गलत है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, आपका आंसर ऑलरेडी 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था कि परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इन पैसिफिक ओशन। तो हमें पता है कि पैसिफिक बड़ा है, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशन बड़ा है, तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट करते हैं। 2005 का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो फिर वही रिक्टर स्केल के बारे में बार बार आते जा रहा है, ठीक है। कितना रिपीट हो रहा है देख लो, अभी लास्ट के 20 मिनट में 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब इसमें कह रहा है कि रिक्टर स्केल इज अ लॉगरिथमिक एंड एन इंक्रीज ऑफ 1 मैग्नीट्यूड यूनिट प्रेजेंट्स अ फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड। ये बहुत पहले 1979 में जब पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था तभी मैंने इसको डिस्कस कर दिया था। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द इंटीजर रीडिंग ऑफ रिक्टर स्केल 100 टाइम्स एनर्जी बता रहा है, बट ये 100 टाइम नहीं होता, ये तकरीबन 32x या 42x होता है, एक बार कंफर्म कर लेना, बट इसी रेंज में होता है एनर्जी का। अब वो एम्पलीट्यूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वहाँ से डिराइव हुआ है, वो उस डेरिवेशन में हमें नहीं जाना है, ठीक है। दैट इज़ नॉट आवर सिलेबस। तो ये गलत हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा, तो आपका एक ऑप्शन बनता है ओनली 1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फॉर द वीडियो। इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ बिलो द मैंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये कोर के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है कि कोर में क्या पाया जाता है। ये भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर से चलो अपना रिवीजन कर लेते हैं, जितनी बार रिवीजन करो उतना कम। तो स्टार्ट करते हैं। ये अपना कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या मिलेगा आपको, कॉन्टिनेंटल है ना, तो सियाल, ठीक है, अल कॉन्टिनेंटल, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, सियाल मिल गया, तो यहाँ पे सीमा मिल जाएगा। अब यहाँ पे सीमा आया कहाँ से, यहाँ पे सीमा आया कहाँ से, यहाँ से आया, ठीक है। यही है ना अपना क्रस्ट, मेंटल, ये अपना कोर हो गई, ठीक है। तो मेंटल से ये अपना मेंटल से ही निकल के तो क्रस्ट पे पहुँचती है, तो इसलिए अपना ओशनिक फ्लोर जो है वो सीमा है, अपना ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सियाल है, और अपना फिर जो मेंटल है वो सीमा है। कोर में क्या बच गया जी, नीफे,
तभी ना मैग्नेटिक वगैरह बनता है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि कोर इज़ मेनली किससे बनी हुई है, तो आयरन से बनी हुई है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने 2000 से लेके 2010 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, ठीक है। हर वीडियो में मैं 10 ईयर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अब उसमें चाहे 12 क्वेश्चन आ जाए, 15 क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरह से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को लाइक करना। जो मैंने 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं उनका एटलीस्ट आंसर कर दो, ठीक है। कमेंट में लिख दो कि क्या समझ आया, जो मैंने पूछा उसका आंसर क्या है। कोई फीडबैक है तो वो भी लिख दो। सबसे बड़ा काम दूसरा क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसलिए क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो यूट्यूब को ना सिग्नल जाता है कि यार ये लड़का ना PYQ को लेके सीरियस है। फिर जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे, और मुझे पता है खोलोगे ज़रूर, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशनल वीडियो कुछ भी देखने के लिए खोल सकते हैं, तो ना PYQ की जो वीडियोज़ होंगी ना वो तुम्हारे एकदम स्क्रीन पे दिखेंगी, और वो तुम्हें मजबूर कर देगा कि भाई जाके PYQ देख, ज्योग्राफी ख़त्म कर, फिर हम ख़त्म करेंगे पॉलिटी, फिर हम ख़त्म करेंगे इकोनॉमी। एक एक क्वेश्चन 1979 से 2024 तक का बिना कराए मैं तुम लोग को एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाने दूंगा, ठीक है। दैट इज़ माई प्रॉमिस, दैट इज़ माई कन्विक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।